नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं, उनको ईडी ने नोटिस दिया था कि वो 3 तारीख को ईडी के कार्यालय में सम्मिलित हों, वहां उस जांच में जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं। और भर्ती घोटाले में एक कंपनी के कुछ दिनों वो सीईओ रहे थे और उस कंपनी के ऊपर आरोप है कि वो भर्ती घोटाले में किस तरह से इन्वॉल्व रही है कि करोड़ों रुपए के हेराफेरी हुई है। इस मामले में पहले भी 8 से 9 घंटे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हो चुकी है और उस पूछताछ में हालांकि ईडी के सूत्रों का कहना है कि हमको कुछ सबूत मिले हैं कि कंपनी की इन्वॉल्वमेंट है। अब आज की डेट में उस कंपनी का डायरेक्टर कोई और है, लेकिन ईडी का सूत्रों का जो कहना है कि 2012 से लेकर 2014 के दौरान अभिषेक बनर्जी उस कंपनी के सीईओ रहे हैं और इसके बाद उन्होंने बेशक कंपनी का सीईओ का पद छोड़ दिया हो, लेकिन वही कंपनी भर्ती घोटाले में जब शामिल पाई जाती है तो यह जरूर समझ में आ रहा है और कोई भी इस बात को समझ लेगा कि अभिषेक बनर्जी से क्योंकि रिश्ते हैं तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। और इसी बात की जानकारी लेने के लिए यह पूछा जा रहा है कि जो आपको सैलरियां दी गई 12 से 14 के बीच, उसके बाद में भी कुछ पेमेंट का जिक्र ईडी ने किया है, वो किस एवज में दी गई, उसके एवज में आपने क्या काम किया, और ये सब जांच करने के लिए जब बुलाया गया तो अभिषेक बनर्जी ने आने से मना कर दिया। और जैसा मैंने पहले भी बताया है, उन्होंने ईडी को सीधा धमकी दी है कि मैं तुम्हारे द्वारा भेजे गए सम्मन पर नहीं आने वाला। हमारा तो पहले से कार्यक्रम है, हम दिल्ली में मनरेगा कार्यकर्ताओं को लेकर के आने वाले हैं और मनरेगा कार्ड होल्डरों को एक धरना प्रदर्शन हम दिल्ली में करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 4000 लोगों को आ रहे हैं लेकर, हमारा पहले से कार्यक्रम है 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर का, और भाई मैं तो आऊंगा नहीं। अभिषेक बनर्जी ने धमकी भरे लहजे में ईडी को यह कह दिया कि रोक सको तो रोक लो और मैं रैली करने आ रहा हूं। आरोप यह भी लगाए गए कि हमने स्पेशल ट्रेन की मांग की थी और वो स्पेशल ट्रेन देने से केंद्र सरकार ने यानी रेलवे मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। अब सवाल यह है कि आप जो है दिल्ली में 2 अक्टूबर के दिन आप देखिए कितनी वीवीआईपी मूवमेंट उस एरिया में होती है। पूरी दिल्ली में इस बात को लेकर के हलचल होती है। 2 अक्टूबर में गांधी जयंती के दिन अनेक आयोजन सरकारी स्तर पर किए जाते हैं। सरकार का यानी दिल्ली पुलिस का यह कहना था कि ऐसे में इतनी गैदरिंग लेकर के आना कहीं ना कहीं एक दिल्ली में डिस्टर्बेंस पैदा करने की एक नीयत से यह कार्यक्रम तय करना दिखाई दे रहा है। अगर टीएमसी को यह धरना प्रदर्शन करना है तो ये 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर कभी भी हो सकता था, लेकिन ये जानते बूझते आप देख लीजिए कि वही मानसिकता है कि जो रेल रोक लो, सड़क रोक लो, दिल्ली के बॉर्डर पर जाम कर दो और उस तरह की अराजकता पैदा कर दो। कोई भी वीवीआईपी कार्यक्रम हो रहा है या मूवमेंट हो रही है, जिस तरह से आप देखते हैं कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम हो, आपको याद होगा कृषि बिल आंदोलन को देखते हुए जिस तरह से दिल्ली में किसान जमा थे, और 26 जनवरी जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है, उस दिन ट्रैक्टर लेकर लाल किले का मार्च करना, यह दिखा रहा था कि किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया जब यहां रहेगा उसमें हम उत्पात करेंगे और उस उत्पात में दिल्ली पुलिस को गोली चलानी पड़ेगी और एक नैरेटिव बनाने में हम कामयाब हो जाएंगे कि मोदी सरकार तो किसान विरोधी है। ठीक इसी तरह का यह कार्यक्रम आयोजन लग रहा है। 2 अक्टूबर का दिन जो तय किया गया है उसके पीछे की मंशा दिखाई दे रही है। और ये सब देखते हुए इसलिए रेल मंत्रालय ने विशेष ट्रेन देने को मना कर दिया कि भाई हम इस दिन ट्रेन नहीं दे सकते, क्योंकि दिल्ली में वीवीआईपी मूवमेंट होती है। मोदी जी राजघाट पहुंचते हैं, अनेक कार्यक्रमों में सरकारी कार्यालय में ये कार्यक्रम हो रहे होते हैं, और ऐसे में दिल्ली से बाहर की 4-5 हजार भीड़ आ जाए तो वो अननोन पर्सन है। वैसे ही दिल्ली में वीवीआईपी मूवमेंट के समय दिल्ली की जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पर रहती है, और आप बाहर से कुछ लोगों को ले आएंगे जिसमें संभावना भी ये जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में वो लोग शामिल हो सकते हैं जो बांग्लादेश की सीमा को पार करके कहीं ना कहीं घुसपैठ करके भारत में आए हैं, और एक प्लानिंग के तहत ये भी लग रहा है कि उनको यहां दिल्ली में लाकर छोड़ दिया जाएगा। तो ये एक चाल दिखाई दे रही है और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी। लेकिन टीएमसी तो टीएमसी है भाई, उनको तो अपना कार्यक्रम करना है मनरेगा का। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो मनरेगा कार्यकर्ता हैं उनका जो है 100 दिन का काम का वेतन नहीं मिला है। कहे जा रहे हैं कि हम तो जो है उन कर्मचारियों को लेकर के आ रहे हैं। तो भाई बात ये है कि आप क्या अगर धरना प्रदर्शन करना भी है, आपकी कोई मांग है, आपने अभी मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और उसमें
जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है, अभी चिट्ठी लिखी है आपने और उनका जवाब आने का प्रतीक्षा नहीं की और आपने पहले ही कार्यक्रम की घोषणा कर दी। ये मनसा दिखा रहा है। और मनसा क्या है कि ईडी अगर सम्मन करेगी, हमसे पूछताछ करेगी, हम उस पूछताछ में नहीं जाएंगे और फिर बहाने बनाएंगे और कहेंगे मोदी डर गया है। ईडी की जांच से डर रहे हैं खुद और आरोप लगाएंगे मोदी डर गया है। यह हर विपक्षी पार्टी की एक आदत बन गई कि अगर ईडी या सीबीआई उनसे पूछताछ करने के लिए उनको बुलाए तो कहेंगे साहब मोदी डर गया है। इन्होंने तय कर लिया कि मोदी पे प्रहार करो, इन्होंने तय कर लिया कि एजेंसियों पे प्रहार करो, सवाल का जवाब नहीं देना है। अब भाई ये मामला तो कोर्ट में जाएगा। अगर ईडी पूछताछ कर रही है, आपको बुला रही है और आप प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और आप निर्दोष हैं, मान लो, मुझे नहीं पता अभिषेक बनर्जी दोषी है कि नहीं, ये तो कोर्ट तय करेगा। मान लो अभिषेक बनर्जी इसमें निर्दोष है, उनके जिस कंपनी, जो कंपनी बताई जा रही है, आपको बता दूं वो कंपनी का नाम है लीड्स एंड बाउंस प्राइवेट लिमिटेड। ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि इसके जो पहले से वो रहे हैं सीईओ और इसके लिए संबंध है। अब ये तो आप समझ लीजिए, जब दिल्ली, वहाँ पश्चिम बंगाल में भर्ती का जो घोटाला हुआ है, उस भर्ती के घोटाले में एक मंत्री जेल में है, करोड़ों रुपए लिए गए हैं, जो एलिजिबल भी नहीं थे टीचर के लिए, या जो पोस्टों में भर्ती हुई है ग्रेड सी बी डी की, उसके लिए बस जिसके पैसे आ गए उसका लिस्ट में नाम डाल दिया। और ये सब जो आरोप हैं ये पश्चिम बंगाल की जनता ने लगाए, युवाओं ने लगाए और वो कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट में ही सारी रिपोर्ट ईडी को रखनी होती है और ईडी तो इतना तक करती है कि यदि कोई कंप्लेंट किसी ईडी के अधिकारी के खिलाफ भी है उसको भी बदलती है, यानी पूरी सुनवाई कोर्ट में है। तब टीएमसी को, ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को हाई कोर्ट पे भरोसा क्यों नहीं है? उन्होंने, उनके वकील की तरफ से एक एप्लीकेशन लगाई गई कि साहब एक मित्रा जी हैं, ईडी के अधिकारी है, इनको हटाया जाए, इन पे हमें भरोसा नहीं है, ये पार्शलिटी कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाए कि पहले मुझे एक यहाँ पे इंडिया अलायंस की मीटिंग में आना था, तब एक सम्मन जारी कर दिया। अभी मैंने 2-3 अक्टूबर को हमें रैली करनी थी दिल्ली में, तब एक सम्मन जारी कर दिया, आरोप लगाए। अब अधिकारियों का कहना यह है कि हमारा जो है, हम जो सम्मन जारी करते हैं वो कोई ये देख के थोड़ी करते हैं कि आपका मीटिंग है, आपका कोई कार्यक्रम है। मीटिंग कार्यक्रम नेताओं के तो रोज होते हैं, रैलियां तो रोज होती हैं। अभी आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, अभिषेक बनर्जी अपनी टीएमसी की एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, राष्ट्रीय वो जो है महासचिव हैं, तो भाई पूरे देश में निकलना पड़ेगा उन्हें तो 2024 के चुनाव की तैयारी में। तो फिर ईडी पहले आपसे पूछे कि भाई आपकी मीटिंग कहाँ कहाँ है, साहब आपकी डेट कौन कौन सी हैं, आप जरा अपनी डायरी की कॉपी भेज दो, अपने पीए साहब से कह दो, साहब को जब फुर्सत हो तो हम पूछताछ के लिए सम्मन भेज दें। ऐसे होता है क्या? अरे भाई जब कोर्ट में केस चलता है तो क्या कोर्ट में जज साहब जब अगली तारीख देते हैं, वो जो तारीख दी जाती है, वो क्या किसी सामने जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा वो उद्योगपति हो, किसी भी ओहदे पे हो, क्या जज साहब ये पूछकर तारीख देते हैं भाई आप बिजी तो नहीं है, कल की तारीख दे दूं, अगले महीने की फला तारीख दे दूं? ऐसा दी जाती है क्या? वो अपने हिसाब से अधिकारी को देना है। अभिषेक बनर्जी कहते हैं साहब मुझे टारगेट किया जा रहा है। अरे भैया टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपकी सरकार है और आपकी सरकार में भर्ती का घोटाला हुआ है, कोयले के घोटाले में आपका नाम, नारदा सारदा में आपका नाम। तो जब आपके नाम आ रहे हैं, अभी तक आपको गिरफ्तार तो नहीं किया, इसका मतलब पूछताछ में अगर आपको ये लग रहा है, अगर अधिकारियों को भी लग रहा है कि भाई अभी कोई सबूत नहीं है, तो आपको नहीं पकड़ा जाएगा। सिंपली आपको ईडी अगर गिरफ्तार करे अवैध कि भाई आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो भाई वो तो कोर्ट में आप अपनी बात रखेंगे और जज साहब उसको सुनेंगे, देखेंगे, और अगर सबूत नहीं है तो हाथों हाथ जमानत मिल जानी है। लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई ईडी के पास सबूत है, तथ्य है, और वो सम्मन जारी पूछताछ के लिए कर रहे हैं, तो भाई पूछताछ से घबराना क्यों है, धमकाना क्यों है? आप एजेंसी को धमका रहे हैं, ईडी को धमका रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। ईडी कोई आपके राजनीतिक कैरियर को थोड़ी रोकना चाहती है। आपको बहाना लग रहा है, ठीक है आप ना आइए, भाई मैंने तो पहले भी कहा है नेताओं को विशेष छूट है, आम आदमी होता तो अभी तक पुलिस कान पकड़ के ले जाती, लेकिन भाई ये नेताजी हैं और एक पार्टी के महासचिव हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, कई सारे तमगे इनके पास लगे हुए हैं।
तो इसलिए इनकी तो गिरफ्तारी ऐसे आसान तो है नहीं। कोई आम आदमी होता मिडिल क्लास, अभी तक ईडी उसको रस्सियों से बांध के ले जाती। नेताओं को तो खास छूट है। इस देश में जितने नेता हैं उनमें गिनती के नेता हैं जो अभी तक जेल गए हैं, और वो जेल में भी जाएं तो जेल नहीं होती है। दिल्ली में देखा ना, वहाँ जो सत्येंद्र जैन थे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, उनका जेल से जब वीडियो वायरल हुआ तो अभी तक तो हम फिल्मों में देखते थे कि भाई बड़े बदमाश, बड़े नेताजी ऐशो आराम हो रहे हैं, चेले चपाटे मालिश कर रहे हैं। यहां हकीकत में देखने को मिला, देश की आजादी के 75 साल बाद भी देश की जेलों की हालत यह है कि अगर उसमें कोई पैसे वाला या नेता जेल के अंदर जाता है तो उसको उसी तरह का ट्रीटमेंट मिलता है जैसा हम फिल्मों में देखते थे। मसाज हो रही है साहब, वहां पर टीवी लगा हुआ है, बाहर से खाना आ रहा है, जब चाहे मीटिंग करो, मोबाइल फोन पे बात करो। ये सब हमने अपनी आंखों से देखा। और उस पार्टी के बारे में देखा जिसको कहते थे आम आदमी पार्टी। तो भाई टीएमसी तो खास आदमी पार्टी है। टीएमसी कोई आम आदमी पार्टी थोड़ा ही, आम आदमी तो थोड़े दिन पहले बनी। इसी तरह कांग्रेस पुरानी पार्टी है, लालू प्रसाद यादव, आरजेडी पुरानी पार्टी है। इनके नेताओं की पैठ तो बहुत गहरे में है, इनको भला कौन पकड़ करके जेल में डाल सकता है। जज साहब भी एक बार को जेल भेजने के पहले 4 बार सोचते हैं, डरते हैं लोग, ऐसा सुना है हमने। हकीकत क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है कि ममता बनर्जी के केस में, भर्ती घोटाले के केस में, टीएमसी से जुड़े हुए जो केस हैं, जज साहब को मैंने देखा है अपने आप को अलग करते हुए। हम इस सुनवाई से अपने को अलग करते हैं। और क्या कहती हैं जज साहब? कहते हैं भाई मेरी फैमिली रहती है कलकत्ता में। ऐसे केस पिछले दिनों हमने सुने हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के अंदर जज भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, खास तौर पे पश्चिम बंगाल में, खास तौर पे केरल में या फिर कर्नाटक में। तो ये जो स्थिति है, जब तक ये स्थितियां नहीं बदलेगी, ये नेता सुधरने वाले नहीं है। ईडी को धमका रहे हैं, फिर जज को कहेंगे। और ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये तो खुलकर इन्होंने मीडिया में बोला है, कुछ लोग ऐसी चीजें हैं जो खुलकर बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं। तो कुल मिलाकर देखते हैं, अभिषेक बनर्जी को जेल जाना वो पड़ सकता है, क्योंकि वो ईडी के सम्मन पर जाने को मना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। तो भाई ईडी के पास फिर रास्ता क्या बचता है? आप उनके बुलाने से आराम से नहीं जाओगे तो गिरफ्तारी होगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या अभिषेक बनर्जी को ईडी अब गिरफ्तार करेगी? क्या उनको लगने लगा है कि मेरे खिलाफ जो सबूत ईडी को मिले हैं, पिछली पूछताछ में जो सवाल पूछे गए हैं, उनको लग रहा है कि अब उनके जवाब उनके पास नहीं है और इसलिए गिरफ्तारी तय है। देखते हैं अभिषेक बनर्जी कब गिरफ्तार होते हैं। पूरी पश्चिम बंगाल की जनता और देश की जनता ये खास तौर पे कह रही है कि देखते रहिए, इनको जेल होनी नहीं है क्योंकि इनकी पहुंच बहुत है। देखते हैं जनता का जो शक है, शंका है, क्या वो सही निकलती है या इस देश के कानून में जो भी कोई भ्रष्टाचारी है वो जेल की सलाखों के पीछे डालने की ताकत है। आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।